हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.7 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यदि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, तो आगे आपको कथन दिया हुआ है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। आपको अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको अनी और बीजू की आयु यदि ज्ञात करनी है तो आप उन्हीं को मान लीजिएगा। तो आपने माना अनी की आयु x है और स्वाभाविक सी बात है इसका मात्रक वर्ष आएगा, क्योंकि देखिए हर जगह वर्ष करके ही दिया है तो आप वर्ष ही मान लें बिल्कुल। और आपने बीजू की आयु भी मान ली और वो आपने y मान ली है, तो यहां पर ये y वर्ष हो गया। अभी आप ये देखो कि आपको यहां पर बोला गया पहले कथन में कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, और आपको यहां पर तो बोला नहीं है कि अनी बड़ी है या बीजू, तो यहां पर आप कंडीशन मानेंगे। तो यहां पर आप पहली शर्त मान लेते हैं केस वन, स्थिति वन में, केस वन में आप मान लीजिएगा कि एक्स वाई से बड़ा है, अर्थात अनी बीजू से बड़ी है। तो देखिए तब अगर आप अंतर लिखेंगे तो आपको x माइनस वाई बराबर 3 लिखना होगा। तो देखिए आपके पास ये समीकरण संख्या 1 बन गई। अब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो यहां पर देखिए धर्म के पिता धर्म की आयु कितनी हो जाएगी। अब देखिए धर्म तो अनी के पिता हैं तो उनकी आयु धर्म अनी की आयु की दोगुनी है, अर्थात इस अनी की आयु x थी तो धर्म की आयु 2x हो गई। इसी तरीके से आगे बोला गया है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो अब आपको कैथी की आयु लिखनी होगी। तो देखिए आप इसको थोड़ा कुछ ऐसे समझिए कि बीजू की आयु y वर्ष है और बीजू की आयु कैथी की आयु की दोगुनी है, अर्थात कैथी तो बीजू की हाफ हो जाएगी, अर्थात y/2 हो जाएगी। तो यहां से आपने धर्म और कैथी की आयु भी निकाल दी। अब यहां से आप देखिए कि आपको बोला गया है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो देखिए यहां पर आपको बोल दिया गया कि 2x माइनस वाई बटे 2, क्योंकि अंतर तो यही आएगा और ये 30 आपको दे दिया गया है। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो देखिए अभी तो आप इस समीकरण संख्या 2 को भी सरल कर सकते हैं। तो देखो जब आप लासापा लोगे तो वो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। तो देखो ये आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर, अब 2 को आप पक्षांतर कर दोगे तो ये गुणा में हो जाएगा तो 120 आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। तो देखिए भले ही आपको दूसरी और तीसरी देखने में अलग अलग लग रही है समीकरण, लेकिन ये दोनों एक ही समीकरण है। इसको हमने थोड़ा सरल करके ही तीसरी समीकरण लिखी है। तो देखिए अब आपके पास आ चुका है x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण और 4x माइनस वाई बराबर 120 ये आपके पास दूसरा समीकरण है। तो अब आप देख रहे हो कि y के जो गुणांक हैं वो न्यूमेरिकली बराबर तो हो चुके हैं, तो अब आपको इनको कैंसिल करना होगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं घटाने पर इसलिए लिखा क्योंकि चिन्ह भी बराबर है, तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 4x बराबर, देखिए दाएं पक्ष में आ जाएगा 3 माइनस 120। तो अभी आप ये देखो कि माइनस 3x बराबर ये आपके पास माइनस 117 आ चुका है, अर्थात आपके पास x का मान आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा। यहां पर आपने एक गलती ये कर दी है कि ये 30 ही रहेगा यहां पर, तो अभी आपने ये 60 गलत लिख दिया है, तो यहां पर ये 60 आएगा, इसलिए हमसे गलती हो रही थी वहां पर। तो अभी आपके पास ये 60 आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास 3 माइनस 60 आ गया, तो ये माइनस 57 आ गया। अब आप x का मान निकालो तो माइनस 57 बटे माइनस 3 आ गया। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 57 बटे 3 बेसिकली आपके पास 19 आ गया। तो यहां से आपके पास x का मान तो आ गया 19। अब आप y का मान निकालेंगे तो किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिएगा। तो जैसे हम समीकरण 1 का सहारा ले लेते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में आपके पास दिया हुआ था कि x माइनस वाई बराबर 3 है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 3, अभी तो आपने समीकरण 1 लिख दिया, अब आप इसमें x का मान लगा दीजिएगा 19। तो 19 माइनस वाई बराबर 3,
अर्थात y बराबर 19 माइनस 3 आ जाएगा, तो आपके पास y बराबर 16 आ जाएगा। तो इस पहले केस में जब आपने x y से बड़ा माना था तो देखिए आपके पास अनी की आयु आई है 19 वर्ष। यहां अनी का मतलब है अनी की आयु, मैं लिख भी देता हूं पूरा एक बार। और आपके पास बीजू की आयु जो कि आपने y मानी थी वो आपके पास 16 वर्ष आई है। तो इस तरीके से जब आपने x y से बड़ा माना तो आपके पास ये उत्तर आ चुके हैं। अब हम केस 2 भी मान लेते हैं। देखिए पहले केस में तो हमको यहां पर अंतर दिया हुआ था तो हमने अनी की आयु को बड़ी मान लिया। अब हम दूसरे केस में बीजू की आयु को बड़ा मान लेते हैं। तो देखिए आपने केस 2 में बीजू की आयु बड़ी मान ली अर्थात y ग्रेटर देन x मान लिया। तो अब जो अंतर होगा अर्थात बड़े में से छोटा घटाएंगे अब तो वो आपके पास 3 आ चुका है। तो इसको आप समीकरण संख्या 5 बोल दीजिएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी समीकरण संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर 5 बोल दी। अच्छा दूसरा आपको ये दिया हुआ था कि जो अनी के पिता धर्म की आयु है अर्थात 2x माइनस, अगर कैथी की आयु देखेंगे तो y/2 आ जाएगी और इनका अंतर आपके पास 30 था। तो आप देखो ये जब आप इसको सरल करोगे इसको आप समीकरण संख्या 6 मान लीजिएगा, लेकिन सरल करने पर ये 4x माइनस y/2 बराबर 30 आ गया। तो देखो 4x माइनस y बराबर 60 आ गया। अब इसको आप समीकरण संख्या 7 मान लीजिएगा। तो आप 5 और 7 को हल करो तो देखिए माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं। देखिए 5वें समीकरण को, बस मैंने y का मान पहले बाद में लिख दिया है। देखिए 7वें को हम लिख सकते हैं 4x माइनस वाई बराबर 60। तो आप देखो जब आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपके पास देखिए y से y ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा माइनस एक्स प्लस 4x बराबर 3 प्लस 60। तो देखो ये 3x बचा बराबर 63 अर्थात x का मान 21 आ गया। अब ये तो आपके पास x का मान आ गया, अब y का मान और निकालना होगा। तो देखिए समीकरण संख्या 5 का आप सारा ले सकते हैं। तो समीकरण 5 से तो देखिए y माइनस एक्स बराबर 3 है तो y माइनस एक्स का मान आप 21 कर दो बराबर 3। तो देखिए यहां से आपके पास y बराबर 24 आ जाएगा। तो आपने x और y यहां पर भी निकाल दिए। अतः दूसरे केस में आप बोल सकते हो कि अनी की आयु आपके पास हो जाएगी x अर्थात 21 वर्ष और बीजू की आयु आपके पास y मानी थी आपने और वो 24 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न में 2 केस मानेंगे क्योंकि आपको अंतर दिया गया था, आपको ये नहीं बताया गया कि कौन बड़ा है। तो अंतर का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटाना है। तो आपने खुद से माना कि कभी अनी को बड़ा मान लिया और कभी बीजू को बड़ा मान लिया है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो देखिए अब हम द्वितीय प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। जबकि दूसरा मित्र उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर आपको पहला मित्र और दूसरा मित्र ऐसे करके ही बोला गया है, कोई नाम नहीं बताया गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रथम मित्र और यहां पर मैंने लिख लिया द्वितीय मित्र। तो अभी आप ये देखो कि आपको प्रश्न में बोला गया है कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो आपसे जो पूछा गया है आप उसी को मान लीजिएगा। तो माना प्रथम मित्र के पास संपत्ति या प्रथम मित्र की जो संपत्ति है वो आपने x मान ली। इसी तरीके से आप द्वितीय मित्र के पास संपत्ति भी मान लीजिएगा, वो आपके पास y हो गई। अब आपने ये मान लिया तो अब आप स्टार्टिंग से कथन पढ़ेंगे। तो प्रथम मित्र ने बोला है दूसरे मित्र से कि यदि आप मुझे 100 दे दो। तो देखिए अभी प्रथम मित्र के पास x रुपए हैं और द्वितीय मित्र के पास y रुपए हैं। तो यहां पर पहले मित्र ने बोला कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो ये 100 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा आ गए। अब ये 100 रुपए आएंगे तो y दूसरे वाले मित्र से ही, तो आप इसमें से 100 रुपए कम कर देंगे और इसमें आपने 100 रुपए लगा दिए। जैसे आप ये समझ लीजिएगा किसी मित्र के पास 40 रुपए हैं और किसी दूसरे मित्र के पास 60 रुपए हैं। तो
इस मित्र ने बोला है, पहले 40 रुपए वाले मित्र ने, कि आप मुझे 30 रुपए दे दीजिएगा, तो 30 रुपए इससे कम हो जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये मैंने उदाहरण के तौर पर जैसे आपको बताया, वैसे ही यहाँ एक्स और वाई में हमने ये किया है। तो फिर बोला कि जब ये दे दिए रुपए तो वह आपसे 2 गुना धनी बन जाएगा। मतलब प्रथम मित्र कह रहा है कि वह इस बार दूसरे वाले मित्र से 2 गुना धनी बन जाएगा, अर्थात इसमें आपने 2 का गुणा कर दिया। तो ये आपके पास पहली कंडीशन हो चुकी है प्रश्न की। जो प्रश्न में पहली शर्त बोली आपने उसके हिसाब से समीकरण बनाया। तो अगर आप इसको सरल करोगे तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200 आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y बराबर, अब देखिए 100 है इधर और ये माइनस 200 है, 100 को आप पक्षांतर कर दो दाईं तरफ तो ये माइनस 300 आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब बारी आती है कंडीशन 2 की, जो प्रश्न में शर्त दी हुई है दूसरी। देखिए उसमें आपको बोला गया है कि दूसरे मित्र ने उत्तर दिया है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें। तो देखिए दूसरे मित्र ने बोला कि, अर्थात वाई वाले ने बोला कि एक्स वाला मुझे 10 रुपए दे दे, तो वाई में हमने 10 रुपए दे दिए। अब ये 10 रुपए दिए तो एक्स नहीं होंगे, तो अब एक्स के पास 10 रुपए कम हो गए हैं, तो उसने बोला कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो देखिए ये जो दूसरा मित्र है वो पहले मित्र का 6 गुना धनी है, अर्थात 6 का गुणा आपने पहले मित्र की संपत्ति में कर दिया है। तो बस अब आप इसको सरल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। तो देखिए 6x माइनस वाई बराबर ये आपके पास 70 आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर आप x और y में 2 समीकरण पा रहे हैं, रैखिक समीकरण है। तो यहां पर आपके पास 3 तरीके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो यहां पर आप देखो कि आप कोई सी भी एक विधि यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर विलोपन विधि का यूज करूंगा तो देखिए यहां पर आप पहले समीकरण में देखो तो x माइनस 2y है और दूसरे समीकरण में 6x माइनस वाई है। तो देखो यहां पर x है और यहां 6x है, तो पहले समीकरण में हम 6 का गुणांक कर देते हैं ताकि x के गुणांक दोनों समीकरणों में सेम बन जाए। तो समीकरण 1 में हमने 6 का गुणा कर दिया। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 12y बराबर माइनस 1800 आ जाएगा। ध्यान रखें आपको दोनों पक्षों में गुणा करना होता है, तो आपने माइनस 300 में गुणा किया 6 का तो माइनस 1800 आ गया। अब दूसरे समीकरण को आप ऐसे ही लिखा रहने दें तो देखिए 6x माइनस वाई बराबर 70 आ गया। तो आप देखो अब आप इन 6x वाले पदों को घटाएंगे तो घटाने पर लिख देते हैं हम, क्योंकि घटाने पर ही ये कैंसिल हो जाएंगे अर्थात 0 के बराबर आ जाएंगे। तो देखिए घटाने का मतलब होता था कि आप चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए अभी प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है अर्थात प्लस लिखा होता है, तो अब ये घटाने पर माइनस हो गया। तो देखिए ये तो आपके पास कैंसिल हो गए, आपके पास बचा माइनस वाई प्लस वाई बराबर माइनस 1800 माइनस 70। तो आप देखिए ये आपके पास बचा है माइनस 11y बराबर माइनस 1870। तो देखिए माइनस से माइनस आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिया तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 1870 बटे 11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 एकम 11 7 और 0, तो y का मान 170 आ गया आपके पास। अब देखिए आपने y का मान तो निकाल लिया, अब आपको x का मान भी निकालना होगा। तो किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम समीकरण 2 का सहारा ले लेते हैं, तो समीकरण 2 से अब देखिए 6x माइनस वाई बराबर 70 ये आपके पास दिया हुआ है, 6x बराबर 70 प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिए 6x बराबर 70 प्लस वाई का मान 170 अर्थात 6x बराबर 240। तो देखिए x बराबर 240 बटे 6 अर्थात 40 आ जाएगा। तो यहां से आपने x और y के मान भी ज्ञात कर लिए। अब आप प्रश्न में देखो कि प्रश्न में आपको बोला गया था, यहां पर 170 है ये पूरा, आपको बोला गया कि क्रम से उनकी संपत्तियां आपको बतानी है। तो देखिए आपने प्रथम मित्र के पास जो संपत्ति मानी थी वो तो x मानी थी, जबकि आपके पास x देखिए क्या आ रहा है, x आपके पास यहां पर 40 आ रहा है। तो देखिए x का मान आपके पास 40 आ जाएगा और द्वितीय मित्र के पास संपत्ति आपने y मानी थी, तो देखिए ये आपके पास y का मान 170 आ जाएगा। अब यहां पर यह बात आती है कि मात्रक क्या हो सकता है, क्योंकि संपत्ति का, तो आप देखिए प्रश्न में कहीं भी आपको रुपए या पैसे कुछ भी नहीं बोला गया है, तो आप केवल 40 इकाई भी लिख सकते हैं या 40 ऐसा भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि आप देखो 100 दे दें, यहां पर आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि 100 पैसे हैं या रुपए हैं,
इसी तरीके से देखिए 10 दे दें तो 10 में भी आपको कुछ नहीं बताया गया कि रुपए हैं, पैसे हैं, पौंड है, डॉलर है, क्या है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, तो ये आपके बेसिकली आंसर हो जाएंगे। बस यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इस प्रश्न में जैसे आपको संकेत बताया गया था, जब आप परीक्षा में जाएंगे तो संकेत तो आपको नहीं दिया गया होगा, लेकिन यदि आप इस प्रश्नावली को अभी सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर आप संकेत का सहारा लेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि x किसकी मानी गई है और y किसकी आपके पास मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया नहीं गया, बस संकेत ऐसे ही दे दिया गया है। तो ये आपको खुद सोचना होगा कि x का मान क्या है और y द्वितीय मित्र के पास संपत्ति है या प्रथम मित्र के पास संपत्ति है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर देंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और आगे बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। आपको बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई क्या दूरी होगी। तो देखिए यहां पर आपके पास रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है, तो आप सबसे पहले इसी को मान लीजिएगा। माना रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, आपने इसको x मान लिया। अब बात आती है कि x का मात्रक क्या होगा। तो देखिए आप दूरी का मात्रक आपको प्रश्न में किलोमीटर पहले ही दे रखा है, तो आप किलोमीटर यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर यह बात आती है कि रेलगाड़ी की चाल को यहां पर नहीं बताया गया है, तो आप रेलगाड़ी की चाल को भी मान लीजिएगा। तो रेलगाड़ी की चाल आपने मान ली यहां से y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आप देखो चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ही दी हुई है, तो आप प्रश्न में जो दिया होता है उसी की तरह की चाल या कुछ भी मात्रक मानते हैं। तो देखिए आपने तय दूरी मान ली और चाल मान ली। तो अभी आप ये देखो कि जब आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी गई होगी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से आप देखो कि आपके पास जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा दूरी बटे चाल के बराबर। तो देखिए आपके पास समय जो होगा वो आ जाएगा, दूरी आपके पास x मानी है और चाल आपने y मान ली है, तो समय x बटे y घंटे आ जाएगा, क्योंकि समय का मात्रक जब आप सॉल्व करोगे तो घंटा ही आएगा। अब आप यहां से देखो कि यदि कोई भी कंडीशन नहीं दी हो तो उसको x बटे y घंटे लगेगा, लेकिन आपको तो प्रश्न में पहली शर्त दी हुई है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति अधिक घंटे की रफ्तार से अधिक तेज चलती, तो आप पहली कंडीशन मान लें। पहली कंडीशन में जो आपके पास चाल हो गई है वो ध्यान रखें अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। तो देखिए पहले चाल आपके पास y थी, तो अब आपके पास चाल y प्लस 10 हो गई है, लेकिन दूरी तो फिक्स ही रहेगी क्योंकि दूरी में तो कुछ बढ़ोतरी की नहीं है। तो उसको नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। नियत समय क्या है, x बटे y है। तो देखिए जब आप फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x बटे y माइनस 2 बराबर, क्योंकि देखिए ये टोटल समय था नियत समय, इसमें से 2 घंटे कम लगे, बराबर दूरी आपके पास फिक्स है x और चाल आपके पास y प्लस 10 हो जाएगी। तो देखिए आप इसको पहले सरल कर लीजिएगा, आपने समीकरण तो बना लिया, बस आपको इसको सरल करना है। तो देखिए यहां से आपके पास ये हो जाएगा x बटे y प्लस 10 माइनस x बटे y बराबर माइनस 2 आ गया यहां से। तो देखो अब आप यहां पर इसको लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हो आप, ये x है आपके पास, x कॉमन लिया तो देखो 1 बटे वाई प्लस 10 माइनस 1 बटे वाई, ये आपके पास माइनस 2 के बराबर हो गया। तो यहां से आप देखो कि आपके पास x जब आप लासापा लोगे तो ये आ जाएगा y माइनस 10 बटे y गुणा वाई प्लस 10 बराबर माइनस 2। तो देखो y और माइनस वाई ये कैंसिल हो गए आपके पास, तो आपके पास बचा है माइनस 10x बटे वाई प्लस 10 बराबर माइनस 2। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 10 5 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y। आपने देखिए तिरछा गुणा किया है तो इसका गुणा आप इधर कर दोगे, इधर तो कुछ भी नहीं अर्थात 1 बचा है, बराबर 5x आपके पास आ गया।
इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब यहां पर आते हैं कि दूसरे कथन में आपको क्या बोला गया है। तो दूसरे कथन में आप देखिए, आपको बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो देखिए, अब दूसरी कंडीशन में जो आपको चाल दी गई है वो आपके पास दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो देखिए, चाल सबसे पहले तो आपने इसको देखिए, आपने माना था चाल y, तो अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीरा करना है आपको, तो y माइनस 10 कर देंगे। तो आपने चाल y माइनस 10 लिख दी। अब आप देखो कि आपको बोला गया है कि जो समय था, नियत समय तो आपके पास x बटे वाई है, उससे 3 घंटे कम लग रहा है, सॉरी 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, आपको बोला गया है, आप देख सकते हैं 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो आप x बटे वाई प्लस 3 लिख देंगे। दूरी आपके पास देखिए x है और चाल आपके पास y माइनस 10 है। तो देखिए, आपने सेकंड कंडीशन को भी बखूबी लिख दिया। बस आप इसको सरल करके एक नया समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, आपके पास ये हो जाएगा x बटे वाई माइनस 10 माइनस एक्स बटे वाई बराबर 3। तो देखो, जब आप लासापा लोगे तो आपके पास y माइनस वाई माइनस 10 बटे y गुणा वाई माइनस 10 बराबर 3 आ जाएगा। तो देखिए, आपके पास सरल करने पर यह आ जाएगा x y माइनस वाई प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस चिन्ह यहां लगा है तो सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो प्लस 10 हो जाएगा बटे y गुणा वाई माइनस 10 बराबर 3। तो देखिए, माइनस वाई और ये प्लस वाई आपके पास कैंसिल हो गए, आपके पास बचा है 10x बराबर। अब देखिए, इसका आप पक्षांतर करेंगे तो या आप बोल सकते हो तिरछा गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा 3 गुणा वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई के बराबर। अब यहां पर आप इसको समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। तो आप ये देखो कि आपके पास 5x का मान आया है वाई स्क्वायर प्लस 10y, और यहां पर आपके पास 10x का मान आया है 3 गुणा वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो अब आप x का मान समीकरण संख्या 1 से उठा सकते हैं, 5x का मान। तो देखिए, आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 5x, आपने 10x को ऐसे लिख दिया, 3 गुणा वाई स्क्वायर माइनस 10y, ये आपने समीकरण 2 को ही लिखा है अभी। अब आप देखिए समीकरण 1 की सहायता से, समीकरण 1 से अब आप देख सकते हो कि 5x का मान तो आपको यहां पर दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 10y, तो आप यहां पर लिख देंगे, देखिए तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 10y बराबर 3 वाई स्क्वायर माइनस 10y आपके पास आ गया। तो देखिए, 2 वाई स्क्वायर प्लस ये 20y बराबर 3 वाई स्क्वायर माइनस 30y आ जाएगा। तो आप देखो, ये आपके पास आ चुका है 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। आपने देखिए वाई स्क्वायर वाले पद एक तरफ ले लिए और y वाले पद आप एक तरफ ले लो, तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 50y। इसका मतलब जब आप 50y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 50 बराबर 0 आ गया। तो यहां से आपके पास y बराबर 0 आया और y बराबर 50 आया। अब देखिए, यहां पर y बराबर 0 कभी भी संभव ही नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं असंभव। अब बात आती है कि ऐसा क्यों संभव नहीं है। तो देखिए, y आपने माना था यहां पर रेलगाड़ी की चाल को। अब रेलगाड़ी की चाल यदि 0 हो जाएगी तो इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब 0 हो जाएगी तो रेलगाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इनका कोई औचित्य नहीं रहा कि 10 किलोमीटर अधिक तेज कर दें या कम कर दें, क्योंकि 0 यदि चाल करी और 10 किलोमीटर कम कर देंगे तो आप माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थोड़ी चला सकते हैं रेलगाड़ी को, तो वो तो हमेशा धनात्मक स्पीड से ही चलेगी। तो इसलिए ये असंभव हो गया, अर्थात आपके पास y बराबर 50 आपका उत्तर हो जाएगा। अब लेकिन आप देखिए, आपको तो दूरी बतानी थी कि वो दूरी कितनी तय करेगी, तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा। जैसे यहां पर अगर हम समीकरण 2 का सारा भी ले सकते हैं, तो देखिए समीकरण 2 से देखिए आपको दिया हुआ है यहां पर 10x बराबर 3 गुणा वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो देखिए यहां से 10x बराबर 3 गुणा वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो आप देखो, ये 10x हो गया, 3 वाई स्क्वायर अर्थात 50 का स्क्वायर, ये आपके पास 2500 आ गया, माइनस 10y अर्थात ये 500 आ जाएगा, क्योंकि 10 गुणा 50 करोगे तो 500 आएगा। 10x बराबर 3 गुणा, जब आप इनको हल करोगे तो आपके पास ये 2000 आ जाएगा।
तो आप देखिए x बराबर आपके पास 6000/10 अर्थात 600 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने x का मान भी निकाल दिया जो कि आपके पास 600 आया है। अब आप ये देखो कि आपको तो बोला गया था कि कितनी दूरी वो रेलगाड़ी तय करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मान तो आपने x किलोमीटर माना था, तो इसका मतलब रेलगाड़ी 600 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो आपको कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखो सबसे पहले तो ये कि आप मान लीजिएगा कि आपके पास पंक्तियां जो आप बना रहे हैं विद्यार्थियों को खड़ा करने के लिए वो आपके पास x हैं। तो देखिए आपने पंक्तियों की संख्या x मान ली और आप इस बात को भी मान लीजिएगा कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या आपने y मान ली। इसका तात्पर्य देखिए ऐसे समझ सकते हैं आप कि आपके पास, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि आपके पास 5 पंक्तियां हैं। देखिए एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और 5 पंक्ति, और आप बोल रहे हैं कि हर पंक्ति में आपके पास 3 विद्यार्थी हैं। तो देखिए आपने बोला कि एक विद्यार्थी यहां पर आपके पास आ गया, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, इसी तरीके से यहां पर भी एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, इसी तरीके से इसमें भी 3 रहेंगे विद्यार्थी, इसी तरीके से इसमें भी 3 विद्यार्थी और इसमें भी 3 विद्यार्थी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि आपके पास कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, तो यहां पर आप आसानी से जवाब दे सकते हैं 5 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 3 विद्यार्थी हैं, तो आप बोलेंगे 15 विद्यार्थी आपके पास हो जाएंगे क्योंकि 5 गुणा 3 आप कर देंगे। तो इसी तरीके से आप देखिए कि आपने पंक्तियों की संख्या तो x मान ली, एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या तो आपने y मान ली, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपके पास हो जाएगी x गुणा y के बराबर। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको x गुणा y का मान ही ज्ञात करना है, क्योंकि आप देखिए आपको विद्यार्थियों की संख्या ही पूछी गई है, तो आपको x y का मान अंत में निकाल देना है उत्तर में। अब यहां पर बात आती है कि इस प्रश्न के कथन को अब हम पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे समीकरण बनाते हैं। तो आप देखिए कि पहले कथन में आपको बोला गया है कि यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते प्रत्येक पंक्ति में, तो देखिए अभी एक पंक्ति में आपके पास y विद्यार्थी हैं, तो 3 विद्यार्थियों को आप अधिक कर रहे हैं, तो अर्थात एक पंक्ति में आपके पास अब y प्लस 3 विद्यार्थी आप रख रहे हैं। तो आपसे बोला गया है कि एक पंक्ति कम होती, तो टोटल पंक्ति पहले x बन रही थी जब y विद्यार्थी थे एक पंक्ति में, अब जब प्रत्येक पंक्ति में y प्लस 3 विद्यार्थी हो गए हैं तो बोला गया कि पंक्ति एक कम बन रही है, तो x माइनस 1 बन गई। तो देखिए ये आपके पास नई पंक्तियों की संख्या आ गई, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई एक पंक्ति में, तो ये मिलाकर तो x y के बराबर ही आएगी, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, वो तो फिक्स ही रहेंगे x y। इसी तरीके से आप ये देखो, ये आपके पास पहला समीकरण बेसिकली बन गया कंडीशन 1 के हिसाब से। अगर आप इसको सरल करना चाहते हैं तो सरल कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। अब इसी तरीके से देखिए कंडीशन 2 भी हम देख लेते हैं कि प्रश्न में आपको द्वितीय कथन में क्या बोला गया है। तो देखिए द्वितीय कथन में बोला गया है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अर्थात आपके पास बोला गया कि हर पंक्ति में विद्यार्थी जो पहले y थे अब आप कम कर दे रहे हैं हर पंक्ति में 3 विद्यार्थियों को, तो आपके पास हर पंक्ति में विद्यार्थी y माइनस 3 हो गए। तो जब विद्यार्थी हर पंक्ति में कम कर दिए तो बोला गया कि 2 पंक्तियां आपके पास अधिक बन रही हैं। तो देखिए पहले पंक्तियां x बनती थी, अब आपके पास पंक्तियां x प्लस 2 बन जाएंगी, लेकिन ये मिलाकर तो विद्यार्थियों की संख्या के बराबर ही होगा, तो ये एक्स वाई हो गया। तो देखिए इनको भी आप सरल कर लो, तो अगर आप इसको समीकरण संख्या 3 मानोगे तो देखिए एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर एक्स वाई आ गया। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई आप कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास ये आ जाएगा
-3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिए। अब यहां पर आपके पास समीकरण संख्या 2 और 4 आ चुकी हैं, तो इनको आप केवल हल करिए। देखिए 2 और 4 यदि इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दें तो देखो आप जोड़ोगे तो देखो मैं दोनों समीकरण अलग लिख देता हूं। 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस -3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि देखिए दाएं पक्ष में 0 और यहां भी 0 लिखा है तो आपने ये लिख दिया। तो अभी आप देखो कि ये तो आपके पास माइनस का 3x और ये प्लस का 3x है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस का 2y है और ये माइनस का y है, तो ये हल करने पर y आ गया। ये -3 और -6 अर्थात -9 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया, अर्थात आपके पास y बराबर 9 आ जाएगा। अब देखिए चूंकि y बराबर 9 आपके पास आ चुका है, तो अब किसी भी एक समीकरण का आप सहारा ले सकते हैं। तो जैसे अगर आप समीकरण 4 का सहारा लें तो देखिए आपके पास आ जाएगा -3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। अब आप y का मान 9 रख दीजिएगा, तो -3x प्लस 9 रखेंगे यहां पर तो 18 माइनस 6 बराबर 0। 3x बराबर देखिए आपके पास 12 आ गया, अर्थात x का मान 4 आ जाएगा। तो आपने यहां से x और y के मान भी ज्ञात कर लिए। आपके पास देखिए x का मान तो आया है 4 और y का मान आपके पास 9 आया है। तो आप देखिए आपको तो बोला गया था कि आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो 4 गुणा 9 अर्थात 36 आ जाएगा। इसका मतलब कुल विद्यार्थी उस कक्षा में 36 हो जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में जो कोण सी है वो 3 गुना है कोण बी के बराबर, बराबर 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी है। त्रिभुज के तीनों कोणों को आपको ज्ञात करना है। तो अभी आप मान लीजिएगा कि कोण ए को आपने x मान लिया। अब x ये किस में है, डिग्री में है, रेडियन में है, तो अभी हम आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जैसे इसको डिग्री में मान लेते हैं। तो अभी आप ये देखो कोण ए को आपने x मान लिया, इसी तरीके से आप कोण बी को भी मान लीजिएगा y डिग्री। तो आप इन दोनों से देखिए, इन दोनों कथनों से कोण जो c है वो 3 गुना है कोण b का, इसलिए जो कोण c होगा वो 3 गुना y हो जाएगा, क्योंकि कोण b का 3 गुना है तो आपने 3y कर दिया। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास जब आप इन दोनों कथनों को लेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा कोण y बराबर 2 गुणा, देखिए कोण a मतलब x प्लस कोण b मतलब y हो जाएगा। तो देखिए आपने एक समीकरण तो यहां से तुरंत बना दिया, जो कि हो जाएगा 3y बराबर 2x प्लस 2y। तो देखिए हल करने पर आपके पास y बराबर 2x आ जाएगा। तो इसको आप एक ध्यान रखें, इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब यहां से आपके पास एक ही समीकरण बन पाया एक्स्ट्रा। अगर आप देखिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास यही समीकरण आएगा। तो आप देख रहे हैं केवल एक ही समीकरण आ रहा है। अब आपको सोचना है कि कैसे हम दूसरा समीकरण निकाल पाए, क्योंकि देखिए आपके पास दो चर हैं x और y, तो दो समीकरण तो आने ही चाहिए रैखिक। तो आप देखिए यहां पर आपको एक हिंट दिया जा रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हम लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप कोण A, कोण B तथा कोण C का मान रख दीजिएगा। तो देखिए कोण A आपने x माना था, प्लस कोण B आप देखिए आपने y माना था, और कोण C आपके पास 3y आएगा, बराबर ये 180 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो कि आपके पास x प्लस 4y बराबर 180 हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब यदि आप समीकरण 1 व समीकरण 2 का सहारा लें तो देखिए समीकरण 1 व 2 से
तो समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं कि y बराबर 2x जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए x प्लस 4, y का मान आप 2x लगा दीजिएगा, बराबर ये 180 लिख ही रहा है दाईं तरफ, तो आपने ये लिख दिया। अब आप यहां से ये देखो कि x प्लस ये आपके पास 8x हो गया गुणा करके, बराबर 180 हो गया। तो ये 9x बराबर 180 डिग्री हो गया, अर्थात आपके पास x बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपने x का मान तो निकाल दिया, लेकिन आप देखिए आपके पास समीकरण 1 से दिया हुआ था y बराबर 2x, यहां लिख भी देते हैं समीकरण 1 से। तो आपके पास y देखिए 2 गुणा x अर्थात 2 गुणा 20 कर दोगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो आपने y भी यहां से निकाल दिया है। अब यहां पर आपने देखिए आपने तो कोण A को x माना था, अर्थात कोण A बराबर आपके पास 20 डिग्री हो जाएगा, कोण B आपके पास 40 डिग्री हो जाएगा, और कोण C आपने माना था 3 गुणा कोण Y के बराबर, क्योंकि ये आपने माना नहीं था बल्कि आपको ये तो दिया हुआ था, देख सकते हैं आप, कोण C 3 गुना है कोण B के बराबर, अर्थात कोण C आपके पास 3 गुना कोण B, अर्थात 40 का 3 गुना यदि आप करोगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने किसी त्रिभुज ABC के तीनों कोणों को ज्ञात कर लिया है दी हुई कंडीशन के आधार पर। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 6 हल कर लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ आप खींच दीजिएगा, और आपको आगे बोला गया है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि देखिए तीसरा भाग इसका एक तरीके से दिया हुआ है कि इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, अर्थात आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला समीकरण तो आपके पास दिया हुआ है 5x माइनस वाई बराबर 5, और इधर देखिए एक दूसरा समीकरण मैं लिख देता हूं 3x माइनस वाई बराबर 3। अब आप ये देखिए कि अगर आपको किसी भी समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ यदि खींचना होता था तो आपके लिए उस लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, और 2 पॉइंट भी यदि आप बना देंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा आसानी से। तो देखिए इसमें हम 2 पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं। तो एक बार देखिए आप x को 0 मान लीजिएगा, तो आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 5, अर्थात y का मान -5 हो जाएगा। इसका मतलब बिंदु 0, -5 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट मानेंगे तो आप उसमें y को 0 मान लो, तो देखो 5x बराबर 5 आ जाएगा, अर्थात x का मान आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो बिंदु होगा वो 1,0 आ जाएगा। तो देखिए आपने यहां से 2 बिंदु निकाल दिए। इसी तरीके से यहां पर भी आप 2 बिंदु निकालेंगे, तो सबसे आसान होता है पहले एक बार x को 0 मान लो, तो देखो y बराबर यहां से -3 आ जाएगा, अर्थात 0, -3 एक बिंदु आ गया। और जब दूसरा बिंदु निकाल रहे हो तो y को 0 ले लो, तो देखिए 3x बराबर 3 आ जाएगा, अर्थात x का मान 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो बिंदु होगा वो 1,0 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। तो देखिए हमने यहां पर x अक्ष बना दी एक, और इसी तरीके से अब हम एक y अक्ष भी बना देते हैं। तो देखिए x अक्ष और y अक्ष हमने दोनों यहां पर बना दी हैं। फिर आप देखिए अगर आपको ये वाली लाइन बनानी है तो अभी मैं लाल पेन से बनाऊंगा। तो 0, -5 एक बिंदु है, 1,0 भी एक बिंदु है। तो देखिए 0, -5 ये कोई बिंदु है, और एक बिंदु आपको दिया हुआ है 1,0। तो अभी आप देखो यदि आप लाइन बनाना चाहोगे तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास कुछ ये ऐसी लाइन आ जाएगी। यहां पर इसको मैं एक बार ढंग से बना देता हूं। तो देखिए आपने लाइन बना दी। अब ये इधर की तरफ भी चल रही होगी तो हम इधर की तरफ भी इसे बढ़ा देते हैं। अब इसी तरीके से आप जब ये दूसरा जो समीकरण है उसकी लाइन बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 0, -3 और 1,0 से ध्यान रखना है। तो देखिए 0, -3 तो आपके पास यहां पर कहीं बिंदु आएगा, और 1,0 आपके पास ये बिंदु है ही। तो देखिए अब आप यहां पर लाइन बनाएंगे, अर्थात इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कर देंगे।
तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास एक लाइन होगी, वो कुछ ऐसे जा रही होगी। तो आप इसको पीछे भी बढ़ा देंगे तो आपके पास ये बेसिकली लाइन आ चुकी है। तो आपने देखिए हरी वाली जो लाइन है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3 वाला ग्राफ, और जो लाल वाली लाइन आपने बनाई है वो है आपके पास 5x माइनस वाई बराबर 5 वाला ग्राफ। फिर आप देखिए आपने ग्राफ तो बना दिए, अब आपसे बोला गया कि इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखिए अब यहां से आप देखो कि आपसे बोला गया है कि ये रेखाएं और वाई अक्ष, तो देखिए ये आपके पास एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो देखिए वाई अक्ष तो आपके पास ये है, तो आप देखिए आपके पास बेसिकली ये जो एरिया आएगा, ये जो रीजन आएगा, जिसको मैं देखिए लाइन बना रहा हूं, जिसको मैं शेड भी कर रहा हूं, तो ये रीजन आपके पास बेसिकली वो त्रिभुज बन जाएगा जो आपसे बोला गया है कि वाई अक्ष के साथ में बन रहा है। तो देखिए मैंने यहां पर इसको शेड भी कर दिया था, रंग भी दिया है इसको मैंने। तो अभी आप ये देखो कि आपको आगे बोला गया है इसमें कि आपको उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो अगर आप इस त्रिभुज को ए बोलते हैं, बी और सी इस बिंदु को बोलते हैं, तो यह आपके पास त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। जहां पर देखिए ए वाला जो बिंदु है वो है 1,0, एक दूसरा जो शीर्ष होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,-3, और अंतिम बिंदु अर्थात सी के निर्देशांक आपके पास 0,-5 हो जाएंगे। तो देखिए आपने निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। अब देखिए आगे आपको दिया हुआ है कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन करना है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन करने के लिए आपके पास दो तरीके हुए, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर केवल दो तरीके डिस्कस करेंगे। वो दो तरीके काफी आसान हैं। तो मेथड 1, तो आपने क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखा था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार की लंबाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए मैंने आधार लिख दिया, अर्थात आधार की लंबाई जितनी होगी वही हम निकालेंगे। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ये जो आधार है BC, तो BC आधार की लंबाई तो B और C बिंदु के बीच की दूरी हो गई। तो देखिए वो आ जाएगी 1/2 गुणा, देखिए ये दो दूरी आ गई है क्योंकि इनके बीच की दूरी तो 2 हुई, -3 से -5 के बीच की दूरी। और देखिए ऊंचाई यदि आप निकालेंगे तो आपको इस शीर्ष से, जो ए वाला बिंदु है उस शीर्ष से इस BC पर एक लंब खींचना होगा। तो देखिए लंब तो आपके पास यहीं आकर मिलेगा, अर्थात ये दूरी आपके पास ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए ये तो 0,0 से 1,0 के बीच की दूरी है, तो ये तो आपके पास 1 हो जाएगी। तो यहां से आप देखो 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपके पास केवल एक बचेगा। तो 1 वर्ग इकाई इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए आपने एक तरीके से तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हम दूसरे तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं मेथड 2। तो देखिए मेथड 2 में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो आपने सीखा था कि वो होता है 1/2। अब यहां से आप देखो कि सबसे पहले आप ए वाले बिंदु लिख दीजिएगा 1 0, फिर B 0-3, C 0-5, और फिर अंत में आप जो आपने पहले लिखा होता है आप उसी को लिख दीजिएगा। और ध्यान रखें आप जो भी मान आएगा उसका मापांक लिखेंगे। तो देखिए मापांक के लिए मैं ये वाला चिन्ह बना देता हूं। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास हो जाएगा, देखिए ये मापांक का चिन्ह है 1/2। अब इसको कैसे ओपन करते हैं उसको आप समझ लीजिएगा। 1 का -3 से आप गुणा करिए तो आपके पास -3 आ जाएगा, माइनस, अब आप 0 का 0 से गुणा करो तो 0 आएगा, फिर आप प्लस लगाएंगे, 0 का -5 से गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस, 0 का -3 से गुणा करेंगे तो 0, फिर प्लस, 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, और फिर आप माइनस लगाएंगे, 1 का -5 से गुणा करेंगे तो -5 आपके पास आ जाएगा। और ये आपने दोबारा देखिए मापांक का चिन्ह लगा दिया है। फिर आप देखिए ये मापांक का चिन्ह आप अब लिखेंगे 1/2। अब देखो ये -3, और ये देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये माइनस और माइनस +5 हो जाएगा, और बाकी सब तो 0 ही चल रहा है, तो आपने अंत में मापांक भी लगा दिया। तो ये आ जाएगा मापांक का चिन्ह 1/2 गुणा 2। तो देखिए ये आपके पास 1 का मापांक आ गया। मापांक का मतलब होता है केवल आपको धनात्मक मान चाहिए, लेकिन 1 तो पहले से ही धनात्मक है, अर्थात सीधे आप किसको केवल 1 के बराबर लिख देंगे। अब चूंकि यहां पर आप देखिए आपको मात्रक तो कुछ भी ऐसा नहीं पता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा, तो आप केवल उसको वर्ग इकाई लिखकर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप
दो तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। और आप देखिए आपके पास यहां पर 5 भाग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 तथा 5। देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। तो इसमें आपको देखिए एक युग्म दिया हुआ है, अर्थात दो समीकरण दिए हुए हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, तथा दूसरा समीकरण है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। तो अभी आप ये देखो कि पहला भाग आपके पास ये लिखा हुआ है। अब यहां पर आप इन दो रैखिक समीकरणों को तीन तरीके से हल कर सकते थे। एक तो आपके पास प्रतिस्थापन विधि रहती थी, एक विलोपन विधि रहती थी, और एक आपके पास वज्रगुणन विधि रहती थी। तो ये पूरा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी विधि यूज करना चाहते हैं। देखिए यहां पर आपको कोई भी बोला नहीं गया है कि आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं इसको। तो देखिए अब यहां पर यदि हम वज्रगुणन विधि को उपयोग में लाएं, तो सबसे पहले मैं x लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिखा माइनस वाई बटे। अब देखो ध्यान रखो, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी माइनस क्यू बराबर 0। इसी तरीके से आप इसको लिखोगे क्यू एक्स माइनस पी वाई माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। तो देखिए अब आप एक बट्टे करके भी लिख दोगे। फिर आप देखो यदि आपको x के नीचे लिखना है तो आप x वाले पदों को हटा दीजिएगा अभी। तो आप जब x वाले पदों को हटा दोगे तो आपके पास जो गुणांक बचेंगे वो होंगे q माइनस का p माइनस क्यू। तो देखिए मैं लिख देता हूं q माइनस p माइनस क्यू, आपने लिख दिया। फिर आप देखिए माइनस p बचा है इधर, और आपके पास बचा है माइनस का p प्लस क्यू। इसी तरीके से अब देखिए आपने x के नीचे तो लिख दिए पदों को, अब आप y के नीचे पदों को लिखेंगे। तो आप अब y वाले पदों को हटा दो, तो आपके पास बाकी बचे हुए गुणांक लिख देंगे p और माइनस का p माइनस क्यू। तो आपने p लिख दिया, माइनस का p माइनस क्यू भी लिख दिया। अब देखिए यहां पर q बचा है, और यहां पर देखिए माइनस का p प्लस क्यू आपके पास बच गया। अब देखिए आपने y वाले पदों को भी लिख दिया जो माइनस y के नीचे आने थे। अब आप अचर पदों को लिखेंगे। तो देखिए अब इनको आप हटा दीजिएगा, तो आपके पास जो गुणांक होंगे वो p q q तथा माइनस p बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपने x माइनस वाई तथा एक के नीचे पदों को लिख दिया है। तो देखिए अब आप यदि इनको सरल करोगे तो x बटे, अब देखो q का माइनस p प्लस क्यू से गुणा करोगे तो आपके पास माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा यहां पर, तो आपके पास केवल बचेगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर माइनस वाई बटे। अब आप यहां पर देखो कि आप p का इससे गुणा करोगे माइनस का p प्लस क्यू से, तो ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, माइनस का चिन्ह। अब आप देखिए q का इससे गुणा करोगे तो ये आपके पास आ गया माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक बटे। अब आप यहां से देखो कि p का माइनस p से गुणा करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर, और q का q से गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इनको हल करोगे तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं x बटे। अभी आप ये देखिए कि ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस का pq बन जाएगा, और ये माइनस का pq है तो ये तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर माइनस वाई बटे। अब आप यहां पर गौर करिए तो देखिए ये माइनस का pq है और ये माइनस और माइनस करके प्लस का pq बन जाएगा, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच जाएगा बराबर एक बटे माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप इस वाले पद और इस वाले पद को ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा x बटे माइनस कॉमन लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक बटे, इधर भी देखिए माइनस कॉमन लिया तो आपने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। तो आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x का मान 1 आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो हल करना था अर्थात y का मान भी निकालना है, तो अभी आप देखो इस वाले पद को ले लेंगे, दूसरे वाले को, और एक अचर पद के जो नीचे लिखा होता है उसको ले लेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस वाई बटे माइनस कॉमन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक बटे माइनस कॉमन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास माइनस वाई बराबर 1 बचा है।
अर्थात y का मान आपके पास -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस भाग में x तथा y दोनों का मान ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम थोड़ा एक लाइन खींच देते हैं ताकि आसानी हो आपको हल करने में। तो देखिए यहां पर आपको समीकरण दिए हुए हैं ax प्लस बी वाई बराबर सी, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो देखिए यहां पर भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी विधि से इसको हल करें। तो देखिए अभी मैं इसको किसी दूसरी विधि से हल करता हूं और मैं उसको विलोपन विधि से हल करता हूं। तो विलोपन विधि में आपने सीखा था कि आप या तो x का गुणांक या y का गुणांक बराबर बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर x के गुणांक a है, यहां पर b है, तो ये बराबर तो नहीं है। इसी तरीके से देखिए y का गुणांक यहां b है और यहां पर a है, ये भी बराबर नहीं है। तो आपको बराबर बनाना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं x के गुणांक को बराबर बनाऊं तो समीकरण एक में यदि आप b का गुणा कर दें तो देखिए आपके पास एक समीकरण आएगा, उसको अभी हम लिख देंगे। तथा अब देखो इसी तरीके से आप समीकरण 2 में, अब देखो आपने समीकरण 1 में तो b का गुणा किया तो ये बेसिकली ab बन जाएगा, भले ही हम लिखेंगे बाद में, लेकिन अभी आप समझिए। तो इसी तरीके से आपको ये x का गुणांक बराबर बनाना है, तो इसमें आप a का गुणा कर देंगे। तो देखिए आपके पास हो जाएगा abx, क्योंकि आपने पहले समीकरण में b का गुणा किया है। तो देखो ये b स्क्वायर y हो जाएगा बराबर, देखिए b का गुणा यहां पर करेंगे तो b गुणा c आ गया आपके पास। इसी तरीके से आपने द्वितीय समीकरण में देखिए a का गुणा किया है, तो देखिए ये आपके पास abx हो जाएगा, ये आपके पास देखिए a स्क्वायर y हो जाएगा, और यहां पर आप देखो a का गुणा करने पर a प्लस ए सी आपके पास आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर आप इसको घटा देते हैं तो देखिए माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस और यहां भी आपके पास माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपके पास टर्म कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक कोष्टक में गुणा वाई बराबर बी सी माइनस ए सी के बराबर। तो आप देखिए यहां से आपके पास y का मान हो जाएगा बी सी माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से आपके पास y का मान आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए आपको x का मान भी निकालना होगा, तो किसी एक समीकरण में आप y का मान रख दीजिएगा। तो देखिए जैसे पहला समीकरण है आपके पास ax प्लस बी वाई बराबर c। तो देखिए समीकरण 1 से आपके पास दिया हुआ था समीकरण 1 में ax प्लस बी वाई बराबर c। तो आप देखिए यहां पर आप y का मान रख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा ax प्लस b का गुणा आप करोगे बी सी माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर c। तो देखिए ax बराबर ये आपके पास हो जाएगा c माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो आप ये देखो कि जब आप लासापा लोगे तो लासापा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा, तो आप उसको लिख दीजिएगा पहले, अर्थात आपको सी में गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, क्योंकि देखिए ये माइनस का चिन्ह है और ये कोष्टक लग रहा है, अर्थात सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्लस ए बी सी आपके पास यहां से आ गया। तो आप ये देखो कि आपके पास ये बी स्क्वायर सी माइनस का और ये बी स्क्वायर सी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास बचेगा ए एक्स बराबर। अब देखो जो भी आपके पास ये 3 पद अंश में रह गए हैं उन सभी में ए कॉमन आप ले पा रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए सी प्लस बी सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां से आपके पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपके पास अब देखिए x का मान आसानी से आ जाएगा, जो कि हो जाएगा b माइनस ए सी प्लस बी सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से आपने x का मान भी यहां पर निकाल दिया है। तो अब देखिए तीसरे भाग पर अब हम बढ़ते हैं। इस भाग में आपको पहला समीकरण दिया हुआ है x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो आप देखिए आपको पहला और दूसरा समीकरण ये दिए हुए हैं और आपको इस युग्म को हल करना है। तो देखिए अगर आप समीकरण एक को थोड़ा सरल करके लिखो तो आपके पास लासापा लेना पड़ेगा। तो अभी तो मैं देखिए पहला समीकरण ऐसे ही लिख देता हूं। जब आप लासापा लोगे तो वो तो आपके पास ए बी आ जाएगा और देखिए आपके पास आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो देखिए ए वाई को आप सॉरी ए बी को अब आप पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा तो बेसिकली 0 बन जाएगा आपके पास। तो यहां से आपके पास हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो देखिए अभी हम यहां पर प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे तो आप x का मान अलग से निकाल लो। वो हो जाएगा आपके पास बी एक्स बराबर ए वाई अर्थात x का मान आपके पास हो जाएगा a बटे बी गुणा वाई के बराबर। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दीजिएगा। अब इसी तरीके से आप देखो समीकरण संख्या 2 आपके पास दी हुई है। यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 2, यह है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी आप देखो कि अगर आप प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे अर्थात आप समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे तो आप देखिए आप समीकरण 2 में x की जगह a बटे बी गुणा वाई लग देंगे तो आपके पास आ जाएगा a बटे बी गुणा वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप देखो जब आप लासापा लोगे बाएं पक्ष में तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो y आपके पास कॉमन आ रहा है तो आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास केवल y बराबर b बच जाएगा। तो इस तरीके से आपने y का मान तो निकाल दिया है। अब बात आती है कि आपको x का मान भी निकालना है तो आप समीकरण 3 का सहारा ले सकते हैं क्योंकि समीकरण 3 में आपने x को अलग से निकाल दिया था y के पदों में। तो x था a बटे बी गुणा वाई। तो देखिए x बराबर a बटे बी और y का मान आप देखिए आपने b निकाल लिया है तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा अर्थात आपके पास x का मान a आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने x का मान भी निकाल दिया जो कि a के बराबर आया और आपने y का मान भी निकाल दिया जो कि b के बराबर आया है। अब देखिए हम अगले भाग पर बढ़ते हैं भाग संख्या 4 पर। तो देखिए भाग संख्या 4 में भी आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है a माइनस बी गुणा एक्स प्लस ए प्लस बी गुणा वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए पहला समीकरण है। और द्वितीय समीकरण आपको दिया हुआ है a प्लस बी एक कोष्टक में गुणा एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास दूसरा समीकरण है। तो अभी आप देखो पहले समीकरण को तो आप ऐसे लिख दीजिएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अगर आप अब देखें दूसरे समीकरण में तो आप देखो यहां पर x का अलग से कोई पद अभी नहीं दिया हुआ है आपको, लेकिन आप देखो a प्लस बी का यदि आप x में गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी गुणा एक्स प्लस इसी तरीके से a प्लस बी का आप y में भी गुणा करोगे तो a प्लस बी गुणा वाई बराबर देखिए आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ये तो आपके पास पहला समीकरण ही है और ये आपके पास आपने थोड़ा बस इसको बदल कर लिख दिया है। ये देखने में हो सकता है अलग लग रहा हो लेकिन ये बिल्कुल वही है क्योंकि आपने केवल गुणा ही तो किया है। तो अब देखो अब पहले और तीसरे समीकरण से अब यहां पर आप देखो y के गुणांक आपके पास बराबर बन चुके हैं। तो अभी हम यहां पर विलोपन विधि यूज करते हैं क्योंकि विलोपन विधि में आपने सीखा था कि किसी एक चरपद के गुणांक न्यूमेरिकली बराबर तो होने ही चाहिए। तो आप देखिए अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो अभी आप कर सकते हैं घटाने पर। तो देखिए घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये प्लस होता है। ये देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पर देखिए अभी कुछ भी चिन्ह नहीं है अर्थात प्लस है तो ये आपने माइनस यहां पर कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये दो पद तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है। आप देखिए आपके पास आ जाएगा a माइनस बी गुणा एक्स माइनस ए प्लस बी गुणा एक्स बराबर अब यहां से देखिए दाएं पक्ष में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो आप देखो
जब आप इसको हल करोगे तो आप x को कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी एक्स बराबर। अब यहां से आप इन कोष्टक को अलग अलग ओपन कर दो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a से माइनस ए आपके पास कैंसिल हो गया, यहां से आप देखिए ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास बचा है माइनस 2b गुणा एक्स बराबर। अब देखिए यहां बचा है माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, तो देखिए माइनस 2b गुणा एक्स बराबर, आप देखिए माइनस 2b कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो दाएं पक्ष से आपने माइनस 2b कॉमन लिया तो आपके पास a प्लस b बच गया है। तो आप देखिए गौर करने पर आप पाओगे कि माइनस से माइनस साइन आपने कैंसिल कर दिया और 2b से 2b भी आपके पास कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास x का मान तो a प्लस बी आ जाएगा। तो देखिए आपने x का मान आसानी से निकाल दिया। अब आप किसी भी एक समीकरण को ले लीजिएगा, तो देखिए अगर हम दूसरे समीकरण को ले लें या पहला, कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, चलिए हम पहला ही समीकरण ले लेते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए पहला समीकरण था आपके पास, यहां से मैं लिख देता हूं समीकरण 1 से a माइनस बी गुणा एक्स प्लस ए प्लस बी गुणा वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देखो कि x का मान आप a प्लस बी रख दो, तो a माइनस बी, एक्स की जगह आपने a प्लस बी रख दिया, प्लस ये देखिए a प्लस बी वाई बराबर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपने कक्षा 9 में एक सर्वसंख्या पढ़ी थी कि a माइनस बी गुणा ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a प्लस बी वाई ये चल ही रहा है बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो आप देखो कि अगर आप इस ए स्क्वायर को और माइनस बी स्क्वायर को दाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आपके पास केवल a प्लस बी वाई रह गया इधर बाईं तरफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि प्लस का ए स्क्वायर था तो देखिए माइनस का बन गया, ये माइनस का बी स्क्वायर था तो आपके पास ये प्लस का बी स्क्वायर हो गया। तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल और माइनस का बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके पास बचेगा a प्लस बी गुणा वाई बराबर माइनस का 2ab, अर्थात y बराबर माइनस का 2ab बटा a प्लस बी आपके पास हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने यहां पर y का मान भी निकाल दिया और इससे पहले आप देख सकते हो कि आपने x का मान भी निकाल दिया था जो कि a प्लस बी के बराबर आया था। अब सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं, इस प्रश्न के पांचवा भाग है ये। इसमें आपको देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है कि 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, और देखिए दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है कि माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस का 604। तो आप देखिए आप सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को लिख लीजिएगा, तो 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74 आपको दिया हुआ है, और देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है माइनस का 378x प्लस 152y बराबर माइनस का 604। अब आप यहां पर एक बात गौर करिए कि देखिए अभी ये दो समीकरण हैं, आप तीन विधि से हल कर सकते थे, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक आपके पास हो जाएगी वज्रगुणन विधि। अब यहां से आप देखो आपके पास संख्याएं कुछ काफी बड़ी लिख रही हैं, और यदि आप देखेंगे तो एक तरीका और है, लेकिन वो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप हर सवाल में लगा सकते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं इस सवाल में उस तरीके से काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए जैसे आप यदि इन समीकरण अर्थात पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दें, तो देखिए ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो देखो 152x और प्लस 378x, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं। इसी तरीके से आप देखो ये माइनस का चिन्ह है और ये भी माइनस का चिन्ह है, तो 378 प्लस 152 y आ गया बराबर, अब देखिए ये माइनस का 74 और ये आप देखो प्लस का 604 बन चुका है, तो ये आपने लिख दिया। अब आप यहां पर देखो कि 152 प्लस 378
यदि आप ये जोड़ोगे तो आपके पास 530 आ जाएगा और ये x हो गया माइनस, इसी तरीके से देखिए ये भी तो आपके पास 530 ही आ जाएगा, y बराबर, अगर आप 604 में से 74 घटाएंगे तो वो आपके पास 530 ही दे देगा। तो आप देखो 530 अब आपके पास कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई बराबर 530 हो गया। तो देखिए 530 से 530 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां से बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दीजिएगा। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्यों आपने ये वाली विधि यूज करी, क्योंकि देखिए x माइनस वाई बराबर 1 काफी सरल समीकरण आपको पास आ चुका है, आप इसको इसके बिना भी हल कर सकते थे वैसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपके पास तीसरा समीकरण आ गया और आप एक या दो किसी एक समीकरण को और उठा लीजिएगा। तो देखिए अगर हम पहले समीकरण को ले लें तो यहां से आप देखो प्रतिस्थापन विधि यदि यूज करोगे तो x बराबर 1 प्लस वाई आ गया, और पहला समीकरण आपके पास दिया हुआ है कि 152x माइनस 78y सॉरी 378y बराबर माइनस 74 है। तो अब आप बस x का मान 1 प्लस वाई यहां पर लगा दीजिएगा। तो देखिए 152 x का मान आपने 1 प्लस वाई लगा दिया माइनस 378y बराबर माइनस 74 आपके पास आ गया है। देखिए तो देखो जब आप इसको हल करोगे तो 152 प्लस 152y माइनस 378y बराबर माइनस का 74 आ गया। अब आप यहां पर ये देखिए कि आप 152 को दाईं तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो आप इन दोनों को तो हल करेंगे ही। तो ये आपके पास माइनस का 226y आपको दिखाई दे रहा है, और ये दाईं तरफ हो जाएगा माइनस 74 माइनस 152। तो अगर आप इसको दोबारा हल करोगे मतलब सरल करोगे तो माइनस 226y बराबर, अब देखिए यदि आप इनको हल करोगे तो ये भी माइनस 226 ही आ जाएगा। तो आप देखिए माइनस से माइनस तो आपके पास कैंसिल हो गया और 226 से 226 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास y का मान 1 आ जाएगा। तो अब चूंकि आपने y का मान निकाल दिया है और आपको तो हल करना है अर्थात x का मान भी निकालना होगा, तो अब आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो आपने निकाला था x बराबर 1 प्लस वाई, तो अब आप y का मान रख दीजिएंगे 1, तो x बराबर 1 प्लस 1 आ जाएगा, अर्थात x का मान आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने y और x के मान निकाल दिए हैं। तो देखिए अब हम इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपको आकृति में देखिए दिया हुआ है। ये आपको आगे बोला गया है कि इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। अब ये तो बोला नहीं गया है कि कौन से कोण ज्ञात करने हैं, अर्थात आपको सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक पद दिखाई दे रहा है चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले तो आप चक्रीय चतुर्भुज का मतलब समझ लीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, इसकी वजह से ही इसको चक्रीय बोला जाता है। तो जैसे आपके पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। देखिए जैसे आपने एक एक वृत्त बनाया, अब आप इस वृत्त के पर कोई भी 4 शीर्ष ले लीजिएगा। तो आपने देखिए ये जैसे 4 शीर्ष मान लिए, तो अगर आप इनको जोड़ देंगे इन सभी चारों शीर्षों को, तो देखिए ये जो आपके पास शीर्ष बना है ये आपके पास चक्रीय चतुर्भुज कहलाया जाएगा। एक और आप देखिए आकृति देख सकते हो, अगर आपने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक यहां पर पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहां पर ले लिया, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए आपके पास कुछ ऐसा चतुर्भुज आ जाएगा। तो ये भी आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज ही कहलाया जाएगा, क्योंकि इसके चारों शीर्ष आप देख पा रहे हैं कि इस वृत्त पर ही स्थित है। तो अब आपको देखिए चक्रीय चतुर्भुज तो समझ में आ गया। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अब हम समझ लेते हैं। तो आपने कक्षा 9 में भी सीखा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल एक 180 डिग्री होता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो देखिए यहां से आपको मिल जाएगा कोण A प्लस कोण C। सम्मुख कोण का मतलब है A और C, मतलब आप बोल सकते हैं विपरीत कोण बेसिकली। तो ये 180 डिग्री हो गया, इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। और इसी तरीके से कोण B प्लस कोण D भी 180 डिग्री हो जाएगा, इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा।
और देखिए अगर आपको और भी समीकरण अगर चाहिए तो एक समीकरण आपके पास इस तरीके से बन सकता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो देखिए ये तो किसी भी चतुर्भुज के लिए सत्य है, लेकिन ये केवल चक्रीय चतुर्भुज के लिए ही सत्य है। तो अभी आप देखो कि आपके पास कोण ए प्लस कोण सी यदि आप 180 करोगे तो आप देखो 4y प्लस 20, ये तो कोण ए हो गया, प्लस कोण सी आप देखिए आपके पास माइनस का 4x है, ये आपने मिला के 180 कर दिया है। तो देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 180 माइनस 20 हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि 4 यदि आप उभयनिष्ठ ले लें तो y माइनस एक्स बराबर, ये तो आपके पास 160 बच जाएगा। तो देखिए y माइनस एक्स बराबर 160 बटे 4 आ गया। तो जब आप 4 से 160 को कैंसिल करोगे तो ये 40 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से y माइनस एक्स का मान 40 बच जाएगा। तो अब आप y का मान निकाल लीजिएगा अलग से, वो आ जाएगा 40 प्लस एक्स। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा अभी। अब आप देखिए आपने ये भी सीखा था कि भाई सम्मुख कोण तो B और D भी है, तो B और D कोणों के योगफल भी 180 डिग्री आएगा। तो देखिए इसलिए कोण B प्लस कोण D भी आपने सीखा था कि ये संपूरक अर्थात 180 डिग्री बनाएंगे मिलकर। तो आप देखिए कोण B आपके पास था 3y माइनस 5 प्लस, देखिए कोण B तो आपने लिख दिया, अब आपको कोण D लिखना है जो कि आपके पास देखिए माइनस का 7x प्लस 5 है। तो आप इसकी जगह लिख देंगे माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। तो आप देखो 3y ये माइनस 7x है, अब देखिए ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5, तो अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं बराबर 180 डिग्री हो गया। तो देखो माइनस का 5 और प्लस का 5 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास बचेगा 3y माइनस 7x बराबर 180। अब इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। तो आप देखिए समीकरण संख्या 3 व 4 से आप 3 से y का मान उठाकर 4 में रख सकते हैं, अर्थात प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं अब आप। तो देखिए इसलिए 3, अब देखिए y का मान तो आपने समीकरण संख्या 3 से देखिए 40 प्लस एक्स लिखा है, तो आप y की जगह 40 प्लस एक्स लगा देंगे। देखिए माइनस अब ये 7x आप लिख दो बराबर 180 आ गया। तो देखिए 3 का यदि आप 40 से गुणा करोगे तो 120, 3 का अगर आप x से गुणा करोगे तो आपके पास प्लस का 3x आ जाएगा। देखिए माइनस 7x आपके पास चल रहा है और ये आपके पास 180 हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास माइनस का 4x बराबर, अब आप 120 को दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 120। तो देखिए माइनस 4x बराबर आपके पास यहां से 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान आपके पास माइनस 15 आ जाएगा। तो आपने x का मान निकाल दिया, अब आपको y का मान निकालना होगा। तो देखिए y तो आपने माना था समीकरण संख्या 3 से कि y बराबर 40 प्लस एक्स है। तो इस तरीके से y बराबर 40 माइनस 15 अर्थात 25 हो जाएगा। तो आपने देखिए y का मान भी निकाल दिया है। अब देखिए जब आपने x और y का मान निकाल ही दिया अलग अलग, तो आप इन सभी कोणों को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कोण A को निकालते हैं। तो कोण A अगर आप उसमें देखेंगे आकृति में तो आपके पास कोण A दिया हुआ है, देखिए यहां पर 4y प्लस 20। तो देखिए 4y प्लस 20 आपने लिख दिया। अब आप y का मान देखिए यहां पर यूज होगा, तो y का मान आप 25 लगा दीजिएगा। तो आपके पास आ जाएगा 4 गुणा 25 प्लस 20 अर्थात कोण A आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। ध्यान रखें आप डिग्री का चिन्ह बिल्कुल भी लगाना ना भूलें। तो इस तरीके से आपने कोण A निकाल दिया। अब देखिए कोण B की बात करते हैं। तो कोण B में आपको दिया हुआ है 3y माइनस 5। तो कोण B है 3y माइनस 5। तो आप देखो y का मान आप 25 दोबारा लगा दोगे तो 3 गुणा 25 माइनस 5 आ जाएगा। इस तरीके से कोण B आपके पास 70 डिग्री आ जाएगा। तो आपने 70 अंश भी लिख दिया। अब आप कोण C निकालेंगे। तो देखिए कोण C आप देख रहे हैं आपके पास माइनस का 4x है। तो देखिए कोण C की जगह अब आप माइनस 4x लिखकर x का मान लगाएंगे यहां पर। तो x का मान तो माइनस 15 है, तो ये माइनस 4 का गुणा अगर आप माइनस 15 से करोगे तो आपके पास कोण जो C होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा।
तो आपने कोण सी भी निकाल दिया। और अब आप कोण डी निकालेंगे। तो देखिए कोण डी आपके पास आकृति में था -7x + 5। अब आप देखिए x का मान रख देंगे -15, तो ये आ जाएगा 15 × 7 अर्थात 105 + 5। तो देखिए कोण डी आपके पास 110 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण ए, बी, सी तथा डी ज्ञात कर लिए हैं। अगर आप अपने उत्तर की जांच भी करना चाहते हैं तो आप इन चारों कोणों को जोड़ सकते हैं। ये आपके पास 360 डिग्री आने चाहिए तथा सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए सम्मुख कोण ए और सी थे, इनका योगफल 180 डिग्री आ रहा है। इसी तरीके से कोण बी और कोण डी को भी यदि आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आपके पास आएगा।